नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट स्पेयर। देखिए, अब हम लोग जो है इंडक्टर और कैपेसिटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जिसको जो है क्वेश्चन में हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर रखेंगे, अच्छे से अगर समझ में आया रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के ही केस में। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहता है, तो आपको उस सर्किट को जब आप सॉल्व करते हैं, एक जगह से स्विच हटा के दूसरे जगह लगाते हैं दूसरे को, तो आपको हर कंडीशन पे चेक करना है कि अभी ट्रांजिएंट स्टेट पे चल रहा है कि स्टेडी स्टेट पे चल रहा है। और अगर, क्योंकि क्या होता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों चार्जिंग के केस में होते हैं, चार्ज भी होता है डिस्चार्ज भी होता है। तो वही चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में आपको पोलैरिटी आपको ध्यान रखना है कि उसके क्रॉस कैसा पोलैरिटी होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो ले रहे हैं हम, फर्स्ट ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, आरसी सर्किट, ठीक है। आरसी सर्किट में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, आरसी सर्किट विद सोर्स, आरसी सर्किट विदाउट सोर्स। पहले हम लोगों ने पढ़ा था आरसी सर्किट विदाउट सोर्स, फिर पढ़े आरसी सर्किट विद सोर्स। तो देखिए, पहले अगर हम लोग सोर्स की बात करें, अगर हम आरसी सर्किट में सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आरसी सर्किट में सोर्स लगा हुआ है, यहाँ देखिए आरसी सर्किट में एक सोर्स लगा हुआ है और अभी स्विच को ओपन था, अभी जैसे स्विच को ऐसे क्लोज करेंगे तो इधर से करंट फ्लो करेगा, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोलैरिटी आएगा वो आपका प्लस माइनस इस तरीका से आएगा, ठीक है। तो अभी कैपेसिटर आपका क्या हो रहा होगा, तो वर्क एज ए पैसिव डिवाइस, मतलब चार्ज हो रहा होगा। जब आप किसी बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो वो चार्जिंग मोड में चला जाता है, चार्ज कर रहा होता है। तो अभी ये काम करता है पैसिव डिवाइस की तरह। तो ये भी एक चीज ध्यान रखिए आप, अभी जो है कैपेसिटर आपका कैसा काम कर रहा है, पैसिव डिवाइस की तरह। और ये अभी चार्जिंग की केस में है। अब जैसे ही इस बैटरी को हटाएंगे, जैसे बैटरी को हटाएंगे तो जो है आपका अब कैसा बन जाएगा, डिस्चार्जिंग। सो कैपेसिटर वर्क्स एज एक्टिव डिवाइस। अभी उसका डिस्चार्ज हो रहा हो, लेकिन जो है आपका डिवाइस ही चेंज कर गया, उसका नेचर चेंज कर गया। पहले पैसिव नेचर का था, अभी कैसा बन गया, एक्टिव। अब वो खुद एक एनर्जी सोर्स बन गया और दूसरे को जो है एनर्जी दे रहा है और इसके थ्रू हीट डिसिपेट हो रहा है। तो दोनों चीज को ना एकदम अच्छे से समझिए। कोई आपसे पूछेगा कि कैपेसिटर एक्टिव डिवाइस है कि पैसिव डिवाइस, तो आपको ये बोलना है कि ये डिपेंड करता है उसके उस टाइम के जो है नेचर पे, कि वो खुद चार्ज हो रहा होता है कि वो दूसरे को चार्ज जो एनर्जी दे रहा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर खुद चार्ज हो रहा हो तो वो एक पैसिव डिवाइस की तरह काम करता है। अगर वो एनर्जी लूज कर रहा हो, किसी दूसरे को एनर्जी दे रहा हो, तो वो एक्टिव डिवाइस की तरह काम करता है। वो टाइम होता है डिस्चार्जिंग का, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला क्या है, आरसी सर्किट विदाउट सोर्स। तो किसी टाइम टी पे जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी ऑफ टी होगा, इसी का फार्मूला लिखा हुआ है, वी नॉट ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ। और टॉ निकालने का ये फार्मूला देखिए, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, ठीक है। उसी तरीका से यह आरसी सर्किट विथ सोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ, कि किसी टाइम टी पे जो है वोल्टेज अक्रॉस जो है कैपेसिटर के क्रॉस जो होगा, कितना वोल्टेज होगा किसी टाइम टी पे अगर सोर्स लगा हो, तो वी सी ऑफ टी इक्वल टू वी इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, वी इन्फिनिटी माइनस वी इन्फिनिटी इंटू माइनस वी ऑफ जीरो इंटू ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये दो फार्मूला है जो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, और इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें समझने वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है कि इन ए कैपेसिटर when we remove the battery from the circuit, okay, the polarity of the sign on the capacitor will remain as it पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, only the direction of the current has been changed। तो ये कह रहा है, देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा बट पोलरिटी एज इट इज रहेगा। आप समझे मेरी बात को जरा अच्छे से। ये कह रहा है कि जैसे मान के चलिए पहले एक सोर्स लगा हुआ था, और सोर्स के कारण जो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे बना, आपको भी पता है कि यहाँ प्लस माइनस होगा अगर करंट इसमें आ ही जाएगा तो। उसी तरीका से कैपेसिटर में भी पोलरिटी ऐसे प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब जैसे इस सोर्स को रिमूव करेंगे, सोर्स को रिमूव कर दिए, तो पोलरिटी तो एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसा पोलरिटी है वैसा ही पोलरिटी यहाँ भी है, पोलरिटी एज इट इज रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर गया। देखिए इसमें ऐसे करंट जा रहा था और इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ध्यान से देखिए। पहले वाले करंट में जिसमें सोर्स था, इसमें ऐसे करंट जा रहा है और इसमें अपोजिट उल्टा करंट जा रहा है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटरी के हटाने से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर जाता है, पोलरिटी एज इट इज रहता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है, बार बार स्टूडेंट इसीलिए गलती करते हैं, आपका आंसर मैच नहीं करेगा अगर इस प्रॉपर्टी को आप भूलते हैं तो।
कि एक के बैटरी लगा हुआ था, तो जिस टाइम पोलैरिटी जैसा था, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो जब बैटरी को हटा दिए तो पोलैरिटी तो एज इट इज रहा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया। दूसरा जो हम लोगों ने देखा था वो इंडक्टर के बारे में देखा था, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडक्टर और रेसिस्टर के साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो उसको आरएल सर्किट बोलते हैं। इंडक्टर और जो है इंडक्टर और रेसिस्टर, तो आपका आरएल सर्किट बन जाता है। सेम यहाँ पे अगर लेंगे कि अगर इंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्टेड हो, इंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्टेड हो, तो टी इक्वल टू जीरो पे जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो इंडक्टर में जो है करंट आपका आई से आई फ्लो करेगा। और इस केस में ये देखिए प्लस माइनस, इस केस में पोलैरिटी ऐसे प्लस माइनस हो जाएगा, इंडक्टर में ऐसे करंट आएगा तो। ठीक है, तो अभी जो इंडक्टर है ये कैसे काम कर रहा है, अभी पैसिव एलिमेंट की तरह। तो इंडक्टर भी दो नेचर का होता है। अभी ये पैसिव की तरह है क्योंकि ये खुद एनर्जी ले रहा होता है। ठीक है, तो ये पैसिव एलिमेंट है। अब अब जो है उस टाइम पे, अभी ये पैसिव एलिमेंट है और जैसे ही इस बैटरी को रिमूव कर देंगे तो उस टाइम पे वो कैसा काम करेगा, एक्टिव एलिमेंट की तरह। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट दोनों की तरह काम करता है। कैपेसिटर भी और कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी दोनों दो नेचर से काम करता है, पैसिव की तरह भी और एक्टिव की तरह भी। जब वो खुद एनर्जी ले रहा होता है तो वो पैसिव एलिमेंट बन जाता है, और जब वो दूसरे को एनर्जी दे रहा होता है तो खुद एक्टिव हो जाता है, एक्टिव सोर्स, एक्टिव एनर्जी, एक्टिव जो एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कि t इक्वल टू जब इन्फिनिटी पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको पता है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी ये स्टेडी स्टेट होता है। तो स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है वो आपका ऐसे शॉर्ट कर जाता है, इंडक्टर में जो है शॉर्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है वो हाफ एल आई स्क्वायर है। ठीक है, ये तो हाफ एल आई स्क्वायर इतना एनर्जी जो है स्टोर्ड हो गया है इंडक्टर के क्रॉस इनफाइनाइट टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका टॉ निकालते हैं, टॉ निकालने के लिए ये फॉर्मूला एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करते हैं आर इक्विवेलेंट से। ठीक है, मैं इक्विवेलेंट क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला ऐसे एल बाय आर देखे होंगे मोस्टली, लेकिन एल बाय या आर इक्विवेलेंट देखे होंगे, लेकिन मैं ये जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट का मतलब इसमें एक से ज्यादा इंडक्टर भी कनेक्ट हो सकता है और ज्यादा रेसिस्टर भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप लोग को पता है, तो इसीलिए मैं एल इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। और जो आपका एल इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालने के केस में जो एल जो टॉ निकाला जाता है वो इंडक्टर को ओपन करके उसी टर्मिनल के क्रॉस जो है आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये जो आपका आर इक्विवेलेंट है, इंडक्टर को ओपन कर दीजिए और उसी के क्रॉस जो है आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब देखिए जरा, इस पहले वाले केस में जो है आपका क्या हो रहा है, पैसिव एलिमेंट की तरह काम कर रहा है और ये जो एनर्जी खुद ले रहा है। ठीक है, और पोलैरिटी ऐसा बना। ठीक है, अब जो है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये फार्मूला देखिए, जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है, जो आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है, देखिए जरा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है वो क्या हो जाता है, आई नोट ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये हो जाता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। एंड आई ऑफ टी इज इक्वल टू, तो ये किसके लिए है, ये है सोर्स फ्री आरएल सर्किट के लिए। ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, सोर्स फ्री आरएल सर्किट, सोर्स फ्री आरएल सर्किट के लिए हम यूज कर रहे हैं। और ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं किसके लिए, आरएल सर्किट विथ सोर्स, आरएल सर्किट विथ सोर्स। सो किसी टाइम टी पे इसमें जो फॉर्मूला होता है आई टी इक्वल टू आई नोट ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और टॉ कैसे निकालना आपको पता है। और ये किसी भी टाइम टी पे जो करंट होगा इंडक्टर में, आई इन्फिनिटी माइनस ऑफ आई इन्फिनिटी माइनस आई जीरो ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वीवीआई पॉइंट क्या है, तो देखिए वीवीआई पॉइंट जो है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इंडक्टर इज सेम एज द प्रीवियस। ओके, दैट मीन्स चार्जिंग टाइम पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें सेम होगा जैसे कि पहले था जो कि चार्जिंग टाइम पे था, बट द पोलैरिटी ऑफ अक्रॉस द इंडक्टर हैज बीन चेंज्ड। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आ गई, देखिए जरा, कि जब इंडक्टर जो है चार्ज हो रहा होता है, इंडक्टर जब चार्ज हो रहा था तो उस टाइम पे पोलैरिटी देखिए इस तरीका से था, प्लस माइनस, लेकिन जैसे ही इस बैटरी को रिमूव करेंगे सर्किट से तो अभी भी करंट का डायरेक्शन सेम है। देखिए करंट का डायरेक्शन सेम है, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, करंट का डायरेक्शन सेम है लेकिन इंडक्टर के क्रॉस पोलैरिटी ही चेंज कर गया, इंडक्टर के क्रॉस क्या कर गया, पोलैरिटी ही चेंज कर गया। तो दोनों बात बिल्कुल खतरनाक है, कैपेसिटर के लिए भी और इंडक्टर के लिए भी, और दोनों उल्टा चल रहा है। इंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम रहता है, पोलैरिटी चेंज कर जाता है, कैपेसिटर में पोलैरिटी सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज कर जाता है।
दो बात है और दोनों ही बात को एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। अगर मिस हुआ, अगर गलती हुआ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, बार बार मिस्टेक होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्जिंग टाइम पे इंडक्टर में पोलैरिटी जैसा था, अब डिस्चार्जिंग टाइम पे वो पोलैरिटी जो है चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगा। कैपेसिटर में ठीक उल्टा होता है, पोलैरिटी सेम रहता है कैपेसिटर में और डायरेक्शन ऑफ करंट ही उसका चेंज कर जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का और इंडक्टर का जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं सर्किट जो पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली दो डोमेन होता है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, तो देखिए हम लोग टाइम डोमेन में आपको ऐसा एफ ऑफ टी मिलेगा, टाइम डोमेन में ऐसा लिखा हुआ होगा एफ ऑफ टी, और इसको जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो एफ ऑफ एस दिखेगा। तो ये जो एफ ऑफ एस जो होता है ना, ये एक्चुअली लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, ये टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी और ये लैपलेस। तो क्यों करते हैं ऐसा, टाइम डोमेन से जो है हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों चेंज करना पड़ता है, लैपलेस में क्यों चेंज करना पड़ता है, इसीलिए चेंज करना पड़ता है कि ताकि आपका जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन इजी हो पाए, आसान बन पाए। अगर आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करेंगे तो बनने के लिए तब भी बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी मैं दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, जो एग्जांपल लूंगा, जो भी क्वेश्चंस लूंगा उनको दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। जो आपका टाइम डोमेन में जो सॉल्व करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो टाइम डोमेन में होता है। ठीक है, तो आप टाइम डोमेन में सॉल्व करते हैं तो वो एक अलग मेथड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग मेथड है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो चेंज कर रहे हैं एफ ऑफ एस बना करके लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके, वो सबसे आसान और इजी होगा और वो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज सीखना जरूरी है। देखिए ट्रांजिएंट का जो क्वेश्चन है ना, यही चीज पे डिपेंड करता है, आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, लैपलेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और रिवर्स जो है उसका उल्टा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी आना चाहिए। फिर से सुनिए मैं क्या बोला, लैपलेस में भी कन्वर्ट आना करना आना चाहिए, मतलब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में तो लैपलेस में, और इनवर्स लैपलेस, लैपलेस दिया है तो फिर से आपको उसमें जो है टाइम डोमेन में लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सीखेंगे दोनों चीज। तो अगर आप अभी तक आप लैप जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लीजिए, और इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लोग, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। नहीं जानते हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग जो है इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो लाइव क्लास था, उस लाइव क्लास में मैंने बताया था कि स्पेशली जो स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। आपको पता है इम्पल्स फंक्शन होते हैं या इम्पल्स सिग्नल होते हैं, स्टेप यूनिट फंक्शन या स्टेप यूनिट सिग्नल बोलिए, यहाँ पे हम लोग सिग्नल बोलेंगे, इम्पल्स सिग्नल, स्टेप यूनिट सिग्नल, और एक जो होता है रैंप सिग्नल। ये तीन तरह के स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं। ये जो सिग्नल है ना, ये हम लोग अभी इस क्वेश्चंस में भी हम लोग यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूटी यूज किया है, कहाँ डेल्टी है, कहाँ आरटी है, ऐसे करके। देखिए जो डेल्टी लिखा होता है इसको बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स फंक्शन। तो डेल्टी, ये देखिए एफ ऑफ टी, ये टाइम डोमेन में है, टी ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ एस ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए डेल्टी एक इम्पल्स फंक्शन है जिसका जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म वन होता है डेल्टी का, और यूटी का जो हो जाता है वन बाय एस। ठीक है, यूटी इक्वल टू वो भी वन होता है और वन का फिर वन बाय एस हो जाता है, मतलब यूटी का जो वैल्यू होता है वो वन होता है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो अभी मैं ग्रेटर देन जीरो के लिए बोल रहा हूँ, वन होगा और वन का फिर वन बायस हो जाता है लैपलेस। तो इसको बोलते हैं स्टेप यूनिट फंक्शन। स्टेप यूनिट फंक्शन, स्टेप यूनिट सिग्नल का जो लैपलेस हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये वन बायस हो जाएगा। ये सब के सब लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और टी जो होता है ये आपका रैंप सिग्नल में आ जाता है, जिसका वैल्यू वन बाय एस स्क्वायर हो जाता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। और अगर जनरल लिया हो जैसे टी के पावर टू थ्री फोर कुछ भी रहा हो, तो वो वन अपॉन एस के पावर एन। अगर यहाँ पे एक कम, यहाँ पे देखिए वन था तो यहाँ पे आपका टू बन गया, यहाँ देखिए यहाँ वन था तो यहाँ टू बन गया, या ये कहिए उल्टा कि यहाँ टू था तो यहाँ वन है, एक कम, तो इधर एन है तो इधर एन माइनस वन है। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये एक चीज है, देखिए इम्पल्स, जो पहला जो है आपका इम्पल्स सिग्नल, दूसरा यूनिट स्टेप, और तीसरा इसको रैंप बोलते हैं, आरटी जो है ये रैंप होता है। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं, जैसे कि आपको अगर कन्वर्ट करना है इम्पल्स को यूनिट स्टेप में, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यूनिट स्टेप को रैंप में तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। और अगर आपको रैंप सिग्नल से, अगर आपको रैंप सिग्नल से कन्वर्ट करना है यूनिट स्टेप में,
तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इससे फिर मतलब यूनिट स्टेप को फिर से इम्पल्स में बनाना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन d/dt, ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्नल को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो इम्पल्स, यूनिट स्टेप, रैंप, डिफरेंशिएशन, और उल्टा जाएंगे तो इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, ये जो है स्टैंडर्ड लैपलेस है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस चीज को समझ जाइए और समझ के इस चीज को याद रखिए। आपको 14-15 पॉइंट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है आपको याद रखना है। जैसे ऐसे करके डेल टी का 1 होता है, यू टी का 1/s होता है t ग्रेटर देन 0 के लिए। आर टी का देखिए 1/s², आर टी जो आपका रैंप सिग्नल है वो आपका टी होता है, और टी का 1/s²। उसी तरीका से यहाँ देखिए, अगर टी स्क्वायर है तो 2/s के पावर क्या हो जाएगा, 3। तो ये जनरल ले लिए, टी के पावर एन जनरल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस के पावर n+1। ठीक है, ये जनरल ले लिए। अब इसके बाद कोई फंक्शन एफ ऑफ टी, तो उसका सीधा एफ ऑफ एस हो जाएगा। फंक्शन एफ ऑफ टी फंक्शन है टाइम डोमेन में, तो उसका लैपलेस फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ ऑफ एस हो जाएगा। यहाँ से देखिए ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी है, तो सीधा एफ ऑफ एस हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो यहाँ पे एस माइनस ए, देखिए ध्यान से ये चीज। उसके बाद यही फॉर्मूला अगर आगे देखेंगे यहाँ पे, तो ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी है, तो यहाँ माइनस था ए के पास, तो यहाँ देखिए अंदर में प्लस बन गया, प्लस एस प्लस ए। तो जो भी फंक्शन था उसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और एस प्लस ए हो जाएगा। ई टू द पावर माइनस ए टी का 1/s प्लस ए, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे। ई टू द पावर माइनस ए टी का ये था, और प्लस रहेगा तो फिर माइनस ऑफ ए टी हो जाएगा। साइन ओमेगा टी, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, साइन ओमेगा टी ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, और ये दोनों फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉस में एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर कॉस का फंक्शन है तो एस लेंगे ऊपर में, ओमेगा वाला साइन है तो ऊपर ओमेगा लेंगे। तो साइन का फंक्शन है तो ऊपर ओमेगा होगा, कॉस का फंक्शन है तो ऊपर एस होगा। ई टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी का ओमेगा बाय एस, ये हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे एस प्लस ए इसी से, इसी फार्मूला में, और फिर ये हो गया ई टू द पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का होल स्क्वायर इन प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये टोटल के टोटल 14-15 लैपलेस का फार्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए दोनों ऑर्डर में। जैसे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में जैसे पता है, तो फ्रीक्वेंसी से भी आपको टाइम में पता होना चाहिए, तभी आप जो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप जो आंसर ले पाएंगे। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को लैपलेस में कोई क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन को कन्वर्ट करना है लैपलेस में, और लैपलेस में सॉल्व करना है, आसान बनेगा तो सॉल्व करना है, और फिर से लैपलेस को कन्वर्ट करना है किससे, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में, तो फिर से आपको टाइम डोमेन में आ जाएगा, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए जरा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ ऑफ एस लिखा हुआ है, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाना है तो लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस करना है। ये देखिए एफ ऑफ एस जो आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म दिया है उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, और जो फाइनल वैल्यू निकालना है तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। क्वेश्चन में कहेगा कितना बार कि इनिशियल वैल्यू निकालिए, फाइनल वैल्यू निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू में एफ ऑफ जहाँ 0 डालते हैं, एफ ऑफ 0 पे एस का वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं। देखिए उल्टा चल रहा है, अब 0 पे निकाल रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म 0 पे, तो लिमिट जो ले रहा है वो एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहा है, और अगर इन्फिनिटी पे निकाल रहे हैं तो लिमिट जो एस टेंडिंग टू 0 ले रहा है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखिए, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए जरा, ये हैवी हैवी साइड्स एक्सपेंशन थ्योरम। तो हैवी साइड्स एक्सपेंशन थ्योरम क्या है, ये भी सीखना आपको बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हैवी साइड्स एक्सपेंशन मेथड, हैवी साइड्स एक्सपेंशन थ्योरम बोलिए। ठीक है, तो हैवी साइड्स एक्सपेंशन थ्योरम जो है ये आप इंटीग्रेशन वगैरह में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट आप इसमें भी आप देखते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस इनवर्स अगर निकालना है हमको, ठीक है, बेसिकली तो ये हम लोग इंटीग्रेशन में भी देखते हैं और यहाँ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, इस वाले केस में हम लोग को लैपलेस में, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर हमें इनवर्स लैपलेस निकालना है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो अभी ये किस में दिया हुआ है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो इसको सॉल्व करते हैं आसानी मेथड से, इसी को हेविसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम मेथड बोलते हैं। देखिए जरा, जो आपका नीचे जो टर्म दिया हुआ था ना, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है,
इसमें मतलब अभी हम लोगों ने क्या लिया, ये वाला टर्म्स लिया, जो आपका ये वाला पार्ट था ये पार्ट लिया, इसको हम लोगों ने क्या किया जो है गुणनखंड करके इसको हम लोग ऐसे बना लिए, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा s+3 × s+1। ओके, उसके बाद हम लोग जो फंक्शन हमारा बन जाएगा, फंक्शन को फिर से हम लोग थोड़ा सा अलग तरीका से लिख लिए, सजा लिए, इस फॉर्मेट में लिख लिए। ठीक है, s+6 नीचे जो था मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिख लिए इस तरीका से। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, अप्लाई पार्शियल थ्योरम। देखिए ये पार्शियल थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन जो आप लोग जानते हैं, है ना, इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो फंक्शन था, इसको हम लोग क्या किए, नीचे देखिए लीनियर फंक्शन के रूप में है, नीचे s+1 s+3, ये लीनियर फॉर्मेट में है, इसीलिए a/s+b/s+1 + c/s+3 ये लीनियर फॉर्मेट में था, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखे। अगर इसमें थोड़ा और चेंज हो जाता नीचे में, तो हम लोग लेने का तरीका और थोड़ा बदल जाता। ठीक है, ये जो एबीसी जो आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से जो यूज करेंगे इसको बोलते हैं रेसिड्यू मेथड। ये जो अभी हम लोग बनाए रेसिड्यू मेथड से कैलकुलेट करना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के नीचे सबसे पहले जो एस है, तो एस इंटू ये टोटल का टोटल फंक्शन लिख दीजिए, एस इंटू दैट फंक्शन। एस इंटू दैट फंक्शन लिखेंगे तो देखिए एस और एस आपका कट जाएगा, बचा हुआ टर्म में एस इक्वल टू क्या पुट कर देना है, जीरो। ये जीरो कहाँ से आया, तो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में जो एस था, उसी एस को हम लोग जीरो से इक्वेट कर दिए, तो एस का वैल्यू जीरो आ गया। अब इसमें पुट करेंगे तो देखिए ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, 1 मिनट में बन गया। तो इसी को आप जो है, इसी को बोलते हैं रेसिड्यू मेथड से फाइंड आउट करना वैल्यू, और बहुत जल्दी बनेगा। अगर सोचिए बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले s+1 है, तो उसको पहले ले लीजिए s+1, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका फंक्शन था, और s के नीचे जो वैल्यू है देखिए s+1, तो इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। यही -1 वैल्यू फिर से आपको क्या करना है, ये तो कट जाएगा, पहले फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो फंक्शन में पुट करेंगे तो देखिए -5/2 आ गया, तो बी का वैल्यू निकल गया। उसी तरीका से हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और सी का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, सी का वैल्यू निकालेंगे सेम मेथड से, 1/2 आ गया। तो अब जो आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो फंक्शन था, वो फंक्शन इस तरीका से बन जाएगा आपका 2/s -5/2 s+1 प्लस ये। अब यहाँ से देखिए अप्लाई करना है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। देखिए दोनों चीज हो गया, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अब आपको फार्मूला अगर याद नहीं हो, तो फार्मूला ही अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे कि 1/s जो होता है, 1/s किसका इनवर्स लैप्लेस होता है। तो 1/s जो है किसका लैप्लेस होता है, तो देखिए 2, सीधा 1 का सीधा 1/s हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 2, 2 × 1 तो 2 हो गया, माइनस ये देखिए 5/2 कॉन्स्टेंट था बाहर कर लिए। अब 1/s+1, तो 1/s+1 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, e⁻t निगेटिव में। आपको पता है ना 1 ये इसका लैप्लेस कितना होगा, तो इनवर्स में हम लोग देखेंगे e⁻, प्लस है तो माइनस लेंगे -t, तो इसका हो जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, इसका e⁻t का लैप्लेस ये होता है, और इनवर्स लैप्लेस इसका वापस यही होगा। उसी तरीका दूसरा वाला टर्म्स में, और यहाँ ut लिखे हैं, ut का मतलब आपका t greater than 0। ठीक है, ये चीज तो आप देखिए ut जो है यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है, ये 1 होता है फॉर t greater than 0, और 0 होता है फॉर t<0। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, चलिए पहला समझ में आ गया, दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए टी के इसके पावर में 3 लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तब भी हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, a/s+1, दूसरा में स्क्वायर, तीसरा में क्यूब। तो ये इस तरीका से इस फॉर्मेट में लेना है, अगर ये मल्टीपल टाइम्स ऐसा स्क्वायर क्यूब 4 के टर्म में रहे तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड s+1 के पावर 3 से। तो सोचिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे सब टर्म में, तो s+1 है तो उधर बचेगा स्क्वायर, एक टर्म कट जाएगा, इधर बचेगा s+1, इधर 0। तो आपका फंक्शन ऐसा बन जाएगा। अब पुट क्या करना है, s = -1, यहाँ से -1 पुट करेंगे, और फंक्शन में पुट करेंगे तो c का वैल्यू कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ये जो आपका 1 है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका फिर से फंक्शन ऐसा बन जाएगा। अब इसमें s = क्या पुट कर देंगे, -1, s = माइनस पुट करेंगे तो फिर से आपका b का वैल्यू आ गया। और थर्ड वाले केस में क्या करेंगे, जो आपका है थर्ड वाला जो केस है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो आपका इक्वेशन 2 है उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, चाहे 1 को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तभी वही हुआ, तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब क्या करना है, तो अब ये जो फंक्शन था उस पूरे के बदले a b और c का वैल्यू आ गया,
यहाँ डाल दीजिए और अप्लाई कर दीजिए क्या, सो अप्लाई इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, सो अप्लाई इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो एफ ऑफ एस का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी टू ई टू द पावर एस प्लस वन है तो माइनस टी इंटू ई टू पावर माइनस टी यू टी, एंड ये हो जाएगा इस तरीके से, ये इनवर्स आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया। सो आई होप सबको बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। बहुत जरूरी है लैपलेस ट्रांसफॉर्म और उसको कन्वर्ट करना इनवर्स में, इनवर्स को कन्वर्ट करना फिर से इनवर्स, मतलब दोनों चीज लैपलेस को उसके लैपलेस टाइम इनवर्स में और फिर उसको वापस करना है, ठीक है, दोनों चीज। वो फार्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा का पूरा फार्मूला, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्यों इतना टफ लगता है, ट्रांजिएंट का क्वेश्चन क्यों स्टूडेंट को टफ लगता है, क्योंकि ये चीज बेसिक चीज मैथमेटिकल चीज आपको आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं आएगा, और मैंने जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सब चीज तो मैं बता ही रहा हूँ कि कैसे पोलैरिटी चेंज होता है, कैसे इंडक्टर में कैसे सोचते हैं, कैसे कैपेसिटर में सोचते हैं, वो चीज को याद रखना है। याद रखने के बाद अभी जो मैंने रूल बताया कि लैपलेस में ये याद रखिए और इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ईजी है, क्योंकि आपको ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट निकालने आता है, पता होता है कैसे होता है नहीं होता है, सारा कुछ पता है, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।